Assalamu alaikum guys, this is your host Alisa Shiraz and you are watching Literary Birds. So guys, as you know, in previous video I discussed about T.S. Eliot and I made a video regarding T.S. Eliot's introduction. तो आज बात को आगे बढ़ाएंगे और डिस्कस करेंगे टी.एस. एलियट का एक बहुत ही फेमस ऐसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट जो कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म में नुमाया हैसियत रखता है। मैंने अपनी आपको लास्ट वीडियो में बताया कि टी.एस. एलियट जो थे वो अमेरिका में पैदा हुए थे, लेकिन वो पढ़ाई हासिल करने के लिए फॉर एजुकेशनल पर्पस ही मूव्ड ऑन टू इंग्लैंड एंड ड्यू टू द वर्ल्ड वॉर ही स्टक्ड ओवर देयर एंड सेटल डाउन ओवर देयर एंड ही स्टार्टेड हिज लाइफ इन इंग्लैंड। और उन्होंने इंग्लैंड में रह कर कुछ छोटे मोटे काम किए, जैसे टीचिंग और बैंक क्लर्क, इस तरह के काम किए ताकि वो अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर चल सकें, कुछ अपना खाने पीने के सिलसिले पूरे कर सकें। फिर बाद में उनको फैबर एंड फैबर कंपनी में, जो कि एक पब्लिशर थे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े वर्क्स को पब्लिश किया था, उनमें इनको एज अ डायरेक्टर जॉब मिल गई, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में एक टर्न आया और बहुत अच्छे इनके सिलसिले हो गए। इनकी इनकम बहुत अच्छी हो गई, जिसकी वजह से इन्होंने ये फ़ैसला किया, इन्होंने डिसाइड किया कि ये इंग्लैंड में ही रहेंगे। इसी तरह इनका करियर स्टार्ट होता है और चलते ही चलते टी.एस. एलियट को दुनिया जानने लगती है। फिर कुछ इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बता देती हूँ कि टी.एस. एलियट दिन में 3 घंटे काम करते थे, सिर्फ 3 घंटे। कुछ वो टाइपराइटर पर लिखते थे, कुछ वो पेन और डायरी का अपना यूज़ करते थे, और इसी तरह वो अपने काम को करते थे। उन्होंने जब ऑब्ज़र्व किया कि 3 घंटे से ज़्यादा काम करने से वो उसके ऊपर उस तरह इंटरेस्ट नहीं रख पाते, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो दिन में 3 घंटे ही काम करेंगे। So let's start, guys. One of the 20th century's major poet, essayist, publisher, playwright and literary and social critic. Poet भी थे, playwright भी थे, essay writing भी करते थे और literary और social critic भी थे। His poems, The Love Song of J. Alfred Prufrock, ये बहुत इनकी फेमस पोइम थी, आप चाहें तो इसको भी रिव्यू कर सकते हैं। द वेस्टलैंड इन्होंने लिखा था। जो वेस्टलैंड एक ऐसा काम है, अगर आप चाहते हो कि आप टी.एस. एलियट के टाइम पीरियड को देख सको, विजुअलाइज कर सको, तो आपको वेस्टलैंड को पढ़ना चाहिए। अगर आप वेस्टलैंड को पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से उनकी सारी एज के बारे में पता लग जाएगा। ये उन्होंने 1922 में लिखा था और बहुत फेमस वर्क है इनका। उसके बाद दी होलो मैन, ऐश वेडनेसडे, बहुत से काम ऐसे हैं। इसमें ये प्रोमिनेंट जो मैंने नाम लिए हैं ये अहम हैं। और उन्होंने कुछ प्लेस भी लिखे थे, जिसमें मर्डर इन कैथेड्रल जो है बहुत फेमस है, द कॉकटेल पार्टी, और इसी तरह के बहुत ज़्यादा प्लेस जिनमें ये दो जो हैं वो प्रोमिनेंट समझे जाते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया और फेमस हुए। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में अगर हम बात करें तो टी.एस. एलियट ने ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, ये इनके दोनों बहुत फेमस रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट के बारे में। सॉरी गाइस, माय टंग स्लिप्ड। Tradition and the individual talent. Art must be understood in the context of previous pieces of art. मैं ये आपको बता दूं कि ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट को इन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। सबसे पहले आ जाता है कॉन्सेप्शन ऑफ ट्रेडिशन। इस बात में इन्होंने बताया कि जो पोइट है उसको अपने पुराने जितने भी राइटर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े राइटर्स हैं, उनको अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए और ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि उनमें क्या अच्छाइयाँ हैं। यानी उनको अपनी ट्रेडिशंस को फॉलो करना चाहिए, उनको कॉपी नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको समझना चाहिए कि ताकि वो इस काबिल हो सकें कि वो आपको अच्छे तरीके से कुछ अच्छा मैसेज दे सकें। तो कॉन्सेप्शन ऑफ ट्रेडिशन में हम लोग ये देखते हैं कि टी.एस. एलियट हमें इस चीज़ के बारे में आगाह करते हैं कि पोइट को अपनी ट्रेडिशंस को नहीं भूलना चाहिए, अपने कल्चर ट्रेडिशंस को फॉलो करना चाहिए। यानी उन्होंने कॉपी करने को नहीं कहा, ये नहीं कि बिल्कुल आप एज इट इज़ उसको कॉपी पेस्ट कर दो, नहीं। ही क्रिटिसाइज दैट पोइट्स हु जस्ट कॉपी पेस्टेड देयर वर्क्स, their predecessors' work in order to make their work high ranking or more famous or popular.
लेकिन उन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया। इसके साथ साथ उन्होंने ये बताया कि ट्रेडिशंस को फॉलो करें, इस तरह नहीं कि आप उसको कॉपी करें, बल्कि इस तरह कि आपके वर्क में ये काम झलके कि आपने उन सबको पढ़ रखा है और आप में इतनी एबिलिटी है कि आप एक अच्छे पोइट बन सको। क्योंकि आप जब सिर्फ अपना ही काम दिखाओगे तो वो चीज़ इतनी प्रोमिनेंट नहीं होगी जब तक कि आपको बाकी नॉलेज ना हो जो कि आपके प्रीवियस राइटर्स लिख चुके हैं, या उनका क्या स्टाइल ऑफ आर्ट था, उनका क्या तरीका था लिखने का, या उनके एक्सपीरियंसेस से आप सीखो। फिर आ जाता है थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्री। उसमें ये डिस्कस करते हैं कि ऐसा पोइट कभी भी अच्छा नहीं हो सकता जिसकी पोइट्री में उसके अपने जो आइडियाज़ हैं, उसके अपनी जो पर्सनल लाइफ है वो झलके। यानी इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह देती हूँ कि आपको दो चीज़ों के दरमियान आप लिख रहे हैं, एक चीज़ आपको पसंद है और एक नापसंद है। तो जो आपको पसंद है आप उसकी तारीफ़ बार बार करोगे, तो इस तरह आपकी पोइट्री में ये चीज़ बार बार झलकेगी कि आप उसको पसंद कर रहे हो और दूसरे को निगलेक्ट कर रहे हो क्योंकि वो आपको नापसंद है। नहीं, पोइट का ये काम नहीं है। टी.एस. इलियट ने इस बात को क्रिटिसाइज़ किया है क्योंकि वो कहते हैं कि अगर पोइट अपने जज्बात को अपनी पोइट्री में लेकर आता है तो वो कभी भी एक अच्छा पोइट हो ही नहीं सकता। पोइट को बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि वो अपने तमाम जज्बात को साइड पर रख के क्रिटिसाइज़ करे, चाहे वो अच्छे तरीके से हो या वो बुरे तरीके से हो। क्योंकि हम ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म का काम पढ़ रहे हैं तो हमें इन चीज़ों को सामने रखना है कि जब क्रिटिकली इवैल्यूएट किया जाता है किसी चीज़ को तो किन किन चीज़ों को पॉइंट आउट किया जाता है और किस किस तरह किया जाता है। जब भी आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो किसी काम को, आइदर इट्स इन अ गुड वे और अ बैड, यू हैव टू बी वेरी 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 क्लियर इन द सब्जेक्ट। और आपको उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी अपनी राय नहीं देनी है। अपनी राय तो देनी है लेकिन अपनी फीलिंग को शेयर नहीं करना, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करना कि आप उनके बारे में अच्छा सोचते हो या बुरा। थर्ड पे आ जाएगा कंक्लूजन। और इसमें यानी कंक्लूजन के बारे में टी.एस. इलियट ऐसा कहते हैं कि ये एक बर्तन की तरह है जिसमें आप जो भी डाल दोगे वो बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेगा। बहुत खूबसूरत और कीमती बातें हैं हर पोइट की, हर राइटर की, जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। और आपको अपने पेपर में जब क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं तो आपको उन्हीं बातों को याद रखना होता है। आपको एक मिक्सचर देना है, लेकिन आपको इस तरह नहीं करना कि आप डिफरेंट जो है बातें उनको रख दो। आपको साथ साथ अपने क्वेश्चन को सिमिलर ज़रूर करना है दूसरे राइटर से, लेकिन आपका जो मेन मटेरियल है उसको सामने रखते हुए। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो इनका ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट ऐसे था, ये सबसे पहले पब्लिश हुआ 1919 में द ईगोइस्ट मैगज़ीन में सबसे पहले ये पब्लिश हुआ। उसके बाद टी.एस. इलियट ने इसको अपनी बुक ऑन क्रिटिसिज्म में दोबारा से पब्लिश करवाया। और फिर एक और बात क्लियर करती जाऊँ आप लोगों के साथ कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेट क्या है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ये समझने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन बेहद आसान है। ये ऐसी चीज़ें हैं कि दो चीज़ों को कुछ इस तरह सामने लेकर आया जाए जो कि आपको कंफ्यूज कर दें और आपको इस तरह पजल करें कि आपको कुछ समझ ना आए। यानी कुछ मिक्सिंग टाइप कुछ ऐसा हो कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो और आप जो रीडर है वो समझ ना पाए कि उसको क्या डिसीजन लेना चाहिए, उसको क्या कंक्लूजन निकालना चाहिए। और इसी तरह टी.एस. इलियट ने शेक्सपियर के जो हैमलेट को क्रिटिसाइज़ किया और उसके ऊपर उन्होंने लिखा एक अपना क्रिटिकल जिसका नाम था हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। उसमें इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया क्योंकि हैमलेट और उसकी प्रॉब्लम्स के दरमियान में कुछ कंपैरिजन बन नहीं पा रहा था। तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेट को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था वाशिंगटन एल्स्टन ने अपने, क्योंकि वो एक पेंटर भी थे और पोइट भी थे, तो सबसे पहले उन्होंने क्वाइन किया था इसको, सबसे पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन इसको इतनी अहमियत नहीं दी लोगों ने। जब बाद में टी.एस. इलियट ने इसको हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाया तो फिर इसको बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और लोगों में बहुत ज़्यादा इसको अहमियत हासिल हुई और समझा जाने लगा।
अब मैं आपको समझा देती हूँ कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है क्या। अब दो तरह से देखिए कि एक हॉरर मूवी है, अगर आपको हॉरर मूवी जब आप देखते हैं तो सारी चीज़ें उसके साथ उसके यानी उसके साथ आपको रिलेट करती दिखाई देती हैं। जैसे जैसे रात का सीन है और okay, let me tell you something very interesting about objective correlative and allow me to clear your doubts in really a simplest manner. जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का क्या मतलब होता है कि आपस में चीज़ों का कोरिलेट करना, मिलना, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव से आप याद रख लो कि ऑब्जेक्ट, और यानी आपस में चीज़ों का मिलना। जैसे आप एक हॉरर मूवी देख रहे हो और उसके बैकग्राउंड में अगर कोई यानी अगर आप वो दिन में शूट करो या उसके बैकग्राउंड में कुछ ऐसी चीज़ें हों जो बिल्कुल उससे ना मिलती जुलती हों, लोग हंस रहे हों या हंसी मजाक हो रहा हो और आपको डराया जा रहा हो, तो क्या आप उससे डरोगे? नहीं डरोगे। और वही चीज़ अगर आपको रात में दिखाई जा रही है, पीछे अजीबोगरीब साउंड्स हैं और कुछ ऐसी आवाज़ें हैं जिससे आपको डर लगे, और खून है और कुछ इस तरह की कुछ इस तरह प्रेजेंट किया जा रहा है आपके सामने कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा खौफ की शिद्दत पैदा की जा रही है, तो फिर आपके अंदर वो सब चीज़ें जब आपस में कोरिलेट करेंगी तो फिर आप लोगों के अंदर पोइटिक पैशन क्रिएट कर सकेगा। इसी तरह अगर आप देखते हो कोई रोमांस का सीन देख रहे हो या लव सीन देख रहे हो और बैकग्राउंड में आपको कुछ अजीबोगरीब गुर्बत दिखाई जा रही है, पॉवर्टी दिखाई जा रही है, डिजीज़ दिखाई जा रही है, तो क्या आप में लव का पैशन क्रिएट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यही चीज़ें हैं कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेट। इसी तरह हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में जब टी.एस. इलियट ने क्रिटिसाइज़ किया तो उसने इसी बात पर क्रिटिसाइज़ किया कि इसमें यानी आपस में जो जितनी भी बातें हैं वो कोरिलेट नहीं कर रही। हेमलेट और उसकी प्रॉब्लम्स जो हैं कुछ अजीब सा है, यानी वो डिसीजन लेना चाहता है टू बी और नॉट टू बी वाला जो भी सीन है, तो उस हिसाब से वो हमें बताता है टी.एस. इलियट के आपस में चीज़ों का कोरिलेट करना कितना इम्पोर्टेंस रखता है। अगर वो आपस में कोरिलेट नहीं करती तो फिर वो यूज़लेस वर्क लगता है देखने में। और ये कुछ इस ऐसे के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये अपने जहन में रख लीजिए। क्रिटिसिज्म इज़ नॉट एन ऑटोटेलिक एक्टिविटी। क्रिएटिव वर्क ऑफ आर्ट रिक्वायर्स ग्रेट एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क। देखें, क्रिएटिव वर्क ऐसा होना, क्रिएटिव वर्क जो है आर्ट का यानी पीस ऑफ आर्ट होना चाहिए और उसमें पता लगे कि बहुत ज़्यादा ग्रेट एफ़र्ट्स की गई हैं और हार्ड वर्क किया गया। ये नहीं कि सिर्फ सामने सामने की बात आपने रख दी, आपको अपनी ट्रेडिशंस को भी फॉलो करना चाहिए, कॉपी नहीं करना चाहिए, सिर्फ फॉलो करना चाहिए। यानी आपके पास इतना मटेरियल हो, इतनी इन्फॉर्मेशन हो, आपने इतना हार्ड वर्क किया हुआ हो कि आप उसके ऊपर अच्छे से बात कर सको किसी भी टॉपिक पे। फिर आ जाता है आर्ट डू नॉट रिक्वायर्स टू बी अवेयर ऑफ एंड्स एंड डीड परफॉर्म इट्स फंक्शंस। और यानी उसको अपने फंक्शंस को लेकर चलना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए, ना कि आपको सिर्फ यानी बात करके और फिर उसका एंड दिखा दिया जाए, बल्कि इतना अबंडेंट होना चाहिए कि आपको सब चीज़ें समझ आ जाएं। Art is beyond the ends and open so that you can interpret it एनी टाइम। यही बात हो गई कि यानी आर्ट इस तरह का होना चाहिए कि आप उसको बहुत अच्छे तरीके से इंटरप्रेट कर सको, उसकी आप तशरीह बहुत अच्छे तरीके से कर सको, ना कि आपको सिर्फ एक चीज़ बता दी और वो ख़त्म हो गई, बल्कि आपको इतना उसको उसकी उस आर्ट की वजह से आपके अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन आ जाए, आपके अंदर इतना नॉलेज आ जाए कि आप उसके बारे में बात करने पर यानी हेजिटेट फील ना करो। अ क्रिएटिव वर्क ऑफ आर्ट इज़ जज थ्रू इट वर्ड्स। यानी क्रिएटिव आर्ट जो होता है वो अपने अल्फाजों की वजह से जज किया जाता है। क्रिएटिव वर्क कोई यानी आप उसको सिर्फ बुराई के लिए ही क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। लोग कुछ अच्छे क्रिटिक्स भी हैं जो उनकी अच्छी अच्छी बातें निकाल कर लेकर आते हैं और इसी तरह टाइटल्स मिलते हैं दूसरे राइटर्स को क्रिटिक से। तो आपके जो अल्फाज हैं वो जज करते हैं आपके काम को कि आपने कितने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और उन अल्फाज में कितनी गहराई थी। इसी तरह जैसा टी.एस. इलियट का बहुत फेमस एक कोट है कि आई हैव बिन मयर्ड माई लाइफ विद कॉफ़ी स्पून्स। तो यानी कितनी खूबसूरती से वो छोटी सी बात कह देते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी का अंदाज़ा कॉफ़ी के स्पून से लगाया है। इससे ये तो हमें पता लगता है कि टी.एस. इलियट का ज़्यादातर वक्त कॉफ़ी शॉप्स में गुजरा है।
तो वर्क ऐसा होना चाहिए कि अल्फाज खुद बोलने पर अल्फाज आपको बताएं कि इनमें कितनी गहराई है। राइटर मस्ट राइट स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी पर्टिकुलर एम इन माइंड। जिस तरह फिलिप सिडनी का एक कोट है कि वो कहते हैं कि उनकी म्यूज़ ने, पोइट म्यूज़ ने उनको फूल कहा जब वो दांतों के अंदर अपने पेन को दबा के, अक्सर हम लोग कुछ लिख रहे हों तो बाइट करते हैं ना अपने पेन को, इसी तरह वो लिख रहे थे तो उन्होंने अपने आप को ही कहा कि मेरी म्यूज़ ने मुझे फूल कहा कि अपने दिमाग से ना लिखो, अपने दिल से लिखो, जो तुम्हारे दिल में है उसको स्पॉन्टेनियसली अपने रजिस्टर पे या अपनी डायरी पे लिखते जाओ, ना कि सोच सोच के लिखो। तो इसी तरह जो सोच के लिखने वाला राइटर होता है वो कोई अच्छा राइटर नहीं होता, वो कोई अच्छा पोइट नहीं होता। पोइट तो वही होता है ना जो स्पॉन्टेनियसली लिखे, जो माइंड में आ रहा है, यानी वो इतना कैपेबल हो और उसकी राइटिंग में इतना दम हो कि जो भी वो उसके दिल में आए वो उसे उतारता जाए और वो खूबसूरती से गोल्डन वर्ड्स बनते जाए। तो आप यहाँ सिडनी की उस कोट को भी ऐड कर सकते हो। अ गुड क्रिटिसिज्म इज़ द एल्यूसिडेशन यानी क्लैरिफिकेशन ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट एंड द करेक्शन ऑफ टेस्ट ऑफ द रीडर। यानी एक गुड क्रिटिसिज्म, एक अच्छा क्रिटिसिज्म ऐसा ही होता है, अगर किसी क्रिटिक ने क्रिटिसाइज़ किया है तो उसको इतने अच्छे तरीके से क्रिटिसाइज़ किया जाना चाहिए कि वो रीडर को इन्फॉर्म करे। यानी एक तो काम वैसे अच्छा लिखा गया है, लेकिन जब उसको क्रिटिक उसमें गलतियाँ निकाल के आपके सामने लाता है तो उसका मकसद ये नहीं होता कि वो आपको जज कर रहा है, बल्कि उसका मकसद ये होता है कि वो उस चीज़ यानी जो एक पर्टिकुलर काम को वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है उसके अंदर से जब वो कुछ एक या दो खामियां निकाल कर लाता है तो वो रीडर की क्लैरिफिकेशन होती है। रीडर को असल में ज़्यादा इन्फॉर्म किया जा रहा होता है, जो गलतियाँ कहीं उससे रह जाती हैं वो भी जब उसकी क्लियर हो जाती हैं तो वो ज़्यादा इन्फॉर्म किया जाता है क्रिटिक के ज़रिए। तो अ क्रिटिक मस्ट कंपोज डिफरेंसेस विद द अदर क्रिटिक्स रादर देन बीइंग अ ब्लाइंड फॉलोवर। तो यानी ब्लाइंड फॉलोवर नहीं होना चाहिए किसी क्रिटिक को। जैसे अगर आप क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हो तो आप भी क्रिटिक बन जाओगे, चीज़ों को देख के क्रिटिकली इवैल्यूएट करके बार बार, तो आपको भी पता लगने लगेगा कि हाँ यहाँ ये चीज़ आपको ठीक नहीं लग रही। यहाँ जिस तरह मैंने जब अपना ये ड्रामा पढ़ा चेरी ऑर्चर्ड, तो चेरी ऑर्चर्ड में मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई कि ये ट्रेजी कॉमेडी क्यों है, यानी ये तो ट्रेजिडी लग रही है। तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया उसको सीखने में। फिर मैंने ये देखा कि जो एंटन शेकफ है वो उसको कॉमेडी के तौर पे लेते हैं क्योंकि उनका बैकग्राउंड कुछ ऐसा था। वो यानी अपने बैकग्राउंड में अगर देखा जाए तो सर्वेंट थे, तो इसी जो भी उसमें दिखाया गया चेरी ऑर्चर्ड में उनके साथ, उनकी लाइफ के साथ असिमिलेट कर रहा था, कोरिलेट कर रहा था। और स्टैनिस्लावस्की जो डायरेक्टर थे उन्होंने उसको एज अ ट्रेजेडी प्रमोट किया, एज अ ट्रेजेडी दिखाया। क्यों? क्योंकि उनके बैकग्राउंड का जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता लगा कि वो हायर क्लास से थे, तो उनको जो क्योंकि मैडम रेवेंस्की जो उनके प्रोटैगनिस्ट हैं उस प्ले की, तो उसमें उन्हें उनकी ट्रेजेडी दिखाई गई है, उनका डाउनफॉल दिखाया गया क्योंकि वो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में थी, फैमिली से थी। तो उनका जब डाउनफॉल दिखाया गया तो मैं भी यही सोच रही थी कि कैसे लोग हंस सकते हैं इस ऐसी चीज़ पे जब कि दूसरा जो है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देख रहा हो। तो फिर मैंने उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट इस तरह किया कि जो जिसके साथ बीती हो वो उसी तरह उसको देखता है। तो फिर एंड पे हम लोगों को तजिया ये निकालना था, ये ट्रेजी कॉमेडी है। ट्रेजी इस तरह है कि उसमें ट्रेजेडी दिखाई गई और कॉमेडी इस तरह है कि उसमें फुलिज और एब्सर्डिटीज़ दिखाई गई मैडम रेवेंस्की की, कि उसका इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाया गया। ये आपको इस वजह से बताया ताकि आपको समझ आ जाए सीखने में कि ये चीज़ है क्या। तो आगे चलते हैं। अ क्रिटिक शुड जस्टिफाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट फॉर फ्यूचर जनरेशन और कैन एक्सप्लेन दैट वाई शुड अ लिटरेरी टेक्स्ट possess continued readership in future। इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो क्रिटिक है उसको जस्टिफाई करना चाहिए और उसको जो भी वो काम जस्टिफाई कर रहा है उसमें उसको बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, क्योंकि जो भी वो पॉइंट आउट करेगा वो उसकी फ्यूचर जनरेशन यानी आने वाली जो उसकी नस्लें हैं उसके उस काम को पढ़ेंगी। अब जिस तरह हम लोग टी.एस. इलियट के इस काम को पढ़े हैं, ट्रेडिशनल एंड आई फॉरगॉट द नेम, ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट को जब हम पढ़ रहे हैं उसके ऐसे को, तो हम देखें
ये हम जनरेशन ही है ना, तो आगे जब हम पढ़ रहे हैं और हम उनके बारे में इल्म हासिल कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा था और किस तरह क्या कहा था और क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए गए थे, तो उनमें इतना उनको इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए अपने काम में कि वो आने वाले रीडर्स के लिए और जनरेशन के लिए ऑथेंटिक हो। आगे जी, बाय क्रिटिसिज्म इलियट मीन्स एनालिसिस ऑफ लिटरेरी वर्क, यानी क्रिटिसिज्म वो है, क्रिटिसिज्म का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि काट छांट करके आप उसकी सिर्फ वीक पॉइंट्स को डिस्कस करो, नहीं, बल्कि गुड पॉइंट्स को भी डिस्कस किया जाना चाहिए। और लिटरेरी किसी भी काम का, किसी भी वर्क का, आइदर इट्स प्ले और ड्रामा, कोई भी आप फॉर्म ले लें, एपिक ले लें, कुछ भी लिरिक एलजीज ले लें, तो यानी जो भी काम आप पकड़ो उसको इस तरह क्रिटिकली इवैल्यूएट करो कि उसका आप पूरा एनालिसिस दे सको। ट्रू पर्पस ऑफ क्रिटिक इज़ टू रिप्रेजेंट द टेक्निकल फैक्ट्स ऑफ द वर्क। एक क्रिटिक का एम क्या होना चाहिए, पर्पस क्या होना चाहिए कि वो यानी आपके सामने जितने भी टेक्निकल फैक्ट्स हैं उसके, वो सारे खोल के रख दे। यानी जिस तरह आप कोई टॉय ख़रीदते हो और उसको फिर आप, जब बच्चा है उसको, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पूरे टॉय को खोल के रख देते हैं, तो आप यानी क्रिटिक को ऐसा होना चाहिए कि उसकी पूरी काट छांट करके पूरे काम की ऐसे आपके सामने बिखेर के रख दे, एक एक वर्ड को, एक एक पुर्जे को, कि यानी आप उसको समझने में बहुत ज़्यादा आपके लिए वो आसान हो जाए और आपको पता लग जाए कि वाकई इस क्रिटिक ने कोई काम किया है। A critic must be knowledgeable about the facts related to a work of art। यानी अब उसको, इसीलिए तो ट्रेडिशंस पे उन्होंने बात की है टी एस इलियट ने, कि पोइट को अपनी ट्रेडिशंस को और कल्चर को इतना पढ़ना चाहिए कि उसे वो सब फैक्ट्स का पता हो। यानी जितनी भी लिटरेरी डिवाइसेस, अगर आप लिटरेचर पढ़े और आपको लिटरेरी डिवाइसेस का ही नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि क्या सटायर है, क्या कॉमेडी है, क्या ट्रेजेडी है, आपको एरिस्टोटलियन थ्योरी का ही नहीं पता, तो आप कैसे अपने काम को इवैल्यूएट करोगे, कैसे आप लेकर चलोगे? अगर आपको कोई क्वेश्चन सटायर से रिलेटेड आ जाता है या कॉमेडी या ट्रेजेडी से आ जाता है, तो आप उसको उस तरह नहीं लिख पाओगे अगर आपको नहीं, बल्कि आप तकरीबन लिख ही नहीं पाओगे अगर आपको लिटरेरी डिवाइसेस का नहीं पता। तो इसी तरह क्रिटिक को तमाम फैक्ट्स पता होने चाहिए अपने किसी भी काम को क्रिटिकली इवैल्यूएट करने से पहले। A critic should have highly developed sense of traditions। ये मैंने जिस तरह आपको पहले ही बताया कि जो उसके पीछे काम हो चुका है पास्ट में, जितने भी बड़े बड़े राइटर्स उस एज के पीछे जितना भी काम हो चुका है, क्रिटिकली उसको उन सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए। A critic should understand the connection of past to the present। और उसको पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक जितनी भी यानी जितने भी वर्क्स लिखे जा चुके हैं उनको, उनका पता बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए और उसका कनेक्शन उनके साथ सिमुलेट करना चाहिए। Therefore the function of criticism is to inform or educate and not to judge। इसीलिए देखिए सारी इस लाइन में सारी बात का मवाद मौजूद है कि इसीलिए जो क्रिटिसिज्म का फंक्शन है उसका फंक्शन आपको जज करना नहीं है बल्कि इन्फॉर्म करना है, बल्कि एजुकेट करना है। अच्छा क्रिटिक वही होता है जो आपको इन्फॉर्म करे, ना कि दूसरे को कंडेम, सस्पेक्ट और क्रिटिसाइज़ करे। तो यही टी एस इलियट का मकसद था कि क्रिटिकली जब आप किसी काम को करते हो, देखो जब आप किसी काम में नुक्स निकालते हो तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ, अगर आपका मकसद ये है कि आप उसको टीज नहीं कर रहे, आप उसे जज नहीं कर रहे, बल्कि आप उसको इन्फॉर्म करना चाह रहे हो, रीडर को एजुकेट करना चाह रहे हो, ना कि आप किसी दूसरी पोइट के साथ अपना कोई पर्सनल जो है वो निकाल रहे हो, कुछ आपके साथ उसकी नहीं अच्छी यादें या कुछ आपको गिल्टी है या आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा एनवे फील करते हो, तो आपको उस चीज़ को नहीं सामने रखना। आपको उस सब चीज़ों को साइड पे रखकर एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे क्रिटिक की तरह काम को समझना है और फिर उसको इस तरह क्रिटिसाइज़ करना है ताकि आप दूसरों को इन्फॉर्म और एजुकेट कर सको, ना कि जज करो। ये देखिए उनकी बड़ी ज़बरदस्त कोट है, जेन्युइन पोइट्री कैन कम्युनिकेट बिफोर इट इज़ अंडरस्टूड। तो यानी आप जो पोइट्री का असल मकसद यही है कि वो दिल से लिखी जाए, ना कि दिमाग से लिखी जाए। और जब दिल से लिखी हुई पोइट्री होती है वो तो दिल में ही उतरती है, यानी आप उसको इतने अच्छे तरीके से समझ जाते हो कि आपको उस पर बात करनी आ जाती है।
तो होप गाइस आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स जो हैं वो अपने जहन में ज़रूर रखिए अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से पहले, क्योंकि यही पॉइंट्स हैं जो आपको नंबर दिलवाते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स जो दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंट होते हैं, इसी तरह फिर जब एग्ज़ामिनर आपके पेपर को पढ़ता है तो जब वो डिफरेंसेस देखता है ना दूसरे स्टूडेंट्स के साथ आप लोगों के, तो फिर वो आपको नंबर देता है और आप उसे मजबूर कर देते हो कि वो आपको कुछ ना कुछ नंबर्स दे कर जाए। तो ये पॉइंट्स अपने जहन में रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ अहम टॉपिक के साथ टीएस एलियट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बट प्लीज़ गाइस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लिटरेरी बर्ड with your friends. Thank you guys. Take care. Allah Hafiz.